फिर टिकट काट दिया गया था आपका। 11 महीने बाद हमारा टिकट ऐसे टाइम पे कटा जब एक हम पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए जा रहे थे। सुना है कि आप ही के कुछ नेता कानपुर के जिला अध्यक्ष वगैरह आपको नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, फूटी आंख नहीं बहाते हैं आप। वो अतीक साहब को चला गया था टिकट। अतीक अहमद जिनकी हत्या हुई है, अतीक अहमद, वही अतीक अहमद को टिकट दिया गया था। 10 दिन के बाद अखिलेश जी ने मुझसे कहा था चुनाव तो आप ही लड़ेंगे। अतीक अहमद से फिर आपके संबंध रहे कि नहीं रहे? तो अतीक भाई ने हमको 2-3 बार फ़ोन किया कि भाई पूरा शहर आ चुका है आपका, आप ही नहीं आए। जिसमें अखिलेश जी ने आपको कुर्सी से हटा दिया, बगल से पीछे भेज दिया, और उसमें चल रहा था कि ये देखिए ये है मुसलमानों की औकात। गलती मेरी थी, मुझे वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। आतंकी हमला हुआ और वहाँ पे कई लोग मारे गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो समाज में बंटवारा देखा जा रहा है। इन लोगों ने ये काम किया। मेरा तो कहना है कि ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़े होके एक रस्सी में बांध के उनको गोली चला देना चाहिए। जिन सेना के तमाम लोगों ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जिस तरह के जो बयानात दिए कि चुनाव कैंडिडेट से ज़्यादा लोकल प्रशासन और सत्ता लड़ रही थी, और ऐसा टेरर था, ऐसा दबाव था कि वर्कर जो है वो डर के मारे, समाजवादी पार्टी का वर्कर हो के भी समाजवादी पार्टी के कैंप में नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो फ्लैग मार्च करने जो पुलिस आई थी वो खड़ी रही और मैं काम करता रहा। उन्होंने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो शाहरुख खान और अखिलेश जी को खड़ा कर दीजिए आप, तो अखिलेश जी के साथ फ़ोटो खिंचाने वाले ज़्यादा आएंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 27 में सरकार बना रहे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे साथ कानपुर से विधायक हसन रूमी साहब मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इनके विचार जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत करते हैं राजनीति से। आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की और कब आपको लगा कि सगरी राजनीति में आपको आना चाहिए, और उससे पहले क्या करते थे आप राजनीति में आने से पहले? देखिए, हम लोग अपने छात्र राजनीति से, स्टूडेंट लाइफ से, मैंने जब स्टूडेंट लाइफ थी तो उस वक़्त हम तमाम NGOs के मार्फत समाज सेवा करते थे। रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, इन सब क्लब के मेंबरशिप में रहते थे और समाज सेवा का एक शौक़ था। उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कूलिंग के टाइम पे। फिर कॉलेज में आया, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मैं जब गया तो वहाँ से मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हुई। वहाँ मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, और उसके बाद फिर एक विचारधारा थी, हम लोग फॉलो करते थे मुलायम सिंह जी को। जब समाजवादी पार्टी बनी नहीं थी तो उस वक़्त सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, ये सब पार्टी थी, लेकिन हम लोग उनके फॉलोअर थे, मुलायम सिंह जी के। उनकी विचारधारा को सुनते थे, उनके काम को सुनते थे। लोहिया जी को पढ़ा था, तो उसी विचारधारा से आगे बढ़ते हुए एक जगह पे नेताजी से मुलाकात हो गई। हमारे क्षेत्र में आए थे तो हमें लगा कि जिनको हम चाहते हैं वो हमारे सामने पड़ गए आज, तो एक एनर्जी मिली। हम लोगों ने 2003 में समाजवादी पार्टी की इस नगर की पॉलिटिक्स जो है, नगर संगठन की पॉलिटिक्स, उसको एक्टिव तरीके से शुरू किया और फिर काम करते रहे। 2007 में ये मालूम हुआ कि डिलिमिटेशन होगा, और हमारा टारगेट था कि हमें इलेक्शन लड़ना है 2007 में। तो मेरे एक दोस्त थे, वो कैंट विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो अब दुनिया में नहीं है। तो उनसे मैंने कहा कि अगर आप जीत जाएंगे तो कंटिन्यू रहिएगा, और अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो अगला इलेक्शन की तैयारी मैं करूँगा। जैसे लग रहा है कि मुझे सब मालूम था ये होना है। तो 2012 के लिए टारगेट किया हमने अपने आप को, और अपनी नज़र को ये रखा कि हमें कैंट की पॉलिटिक्स करना, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ था कैंट में। मेरी पैदाइश कैंट की है। तो मुझे लगा कि अब जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी नई जब आएगी सामने, तो उस वक़्त मैं कानपुर शहर का जनरल सेक्रेटरी था। हम लोग को परसिमन मालूम हो गया और हम उसी हिसाब से काम करते रहे। 2009 से हमने काम करना शुरू किया। तो
काम करते करते हमारी पार्टी की जो भी पैनी नज़र होती है अपने वर्करों पर, उस टाइम मुलायम सिंह जी थे और अखिलेश जी भी थे। मतलब अखिलेश जी प्रेसिडेंट थे स्टेट के, मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। तो अनएक्सपेक्टेड हमको 2011 में 12 के इलेक्शन के लिए पार्टी ने अपना। सभासद भी रहे हैं आप इससे पहले? नहीं, मैं कभी नहीं रहा सभासद, ना रहा, कभी नहीं। कोई और चुनाव लड़ा आपने 12 से पहले? नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं, 12 में टिकट आपको दिया गया था, 11 में घोषणा हुई थी, फिर टिकट काट दिया गया था आपका। हाँ, 12 में जो 12 का टिकट था, 2011 में हमको टिकट दे दिया गया। 6.5 महीने तक वो टिकट रहा मेरा। क्यों काटा गया? अब होता क्या है कि पार्टी के अंदर एक वो बहुत बड़ा एक सर्किल होता है जो सोचता है कि इनको टिकट मिल गया, ये एमएलए बन गए, ये हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो हर पार्टी में ये होता है, एक गुट तैयार होता है। अब जाहिर है कि उस गुट ने अपनी कोशिश की और जब वो कोशिश में कामयाब हो गए तो 11.5 महीने बाद हमारा टिकट ऐसे टाइम पे कटा जब एक हम पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए जा रहे थे। क्रॉसिंग के पहले मेरे पास खबर आई कि आपका टिकट कट गया। तो वो करीब शाम का टाइम था। तो हमने अपने गाड़ियों का काफिला घुमाया, हमने कहा कुछ तबीयत नहीं ठीक है, वापस किसी को एहसास नहीं होने दिया। बहरहाल वो टिकट कटा और मैं फिर अपने घर आ गया। जिन साहब को टिकट मिला उन्होंने 1.5 महीने वर्किंग की, लेकिन हमारी जो वर्किंग पब्लिक के बीच में थी, जो हमारा जनसंपर्क था, जो हमारा पब्लिक इश्यूज़ को उठाने का जो सिलसिला था, उसमें पब्लिक की कनेक्टिविटी ऐसी थी कि उसी पब्लिक में से किसी ने नेताजी को टच किया और नेताजी ने फिर मुझको बुला लिया। मैं कभी पार्टी ऑफिस नहीं आया कि मेरा टिकट आपने क्यों काट दिया, क्या कर दिया। नेताजी ने बुलाया, दिल्ली में बुलाया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका तुम्हारा टिकट किसने काट दिया? तो मैंने कहा कि पार्टी के मालिक आप हैं। बहरहाल उनका परसों तुम आ जाना। उसके 2 दिन बाद मैं वहाँ लखनऊ पहुँचा। परसों लखनऊ बुलाया उन्होंने, मतलब 2 दिन बाद। तो लखनऊ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी भी थे और नेताजी भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने करीब 45 मिनट हमसे दोनों ने चर्चा की और वो चर्चा ऐसी थी, हम लोग सोचते थे इतने बड़े नेता दोनों और एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना वेट दे रहे हैं, काम बात सुन रहे हैं, काम मतलब बात सुनी मेरी पूरी। बात सुनने के बाद फिर मेरा टिकट कर दिया। टिकट किया, लेकिन जीत तब भी नहीं पाया आप? टिकट कर दिया नहीं, फिर उसके बाद फिर टिकट कट गया। अच्छा, फिर मतलब पहले कटा फिर मिला, पहले मिला फिर कटा, फिर मिला फिर कट गया। फिर कौन लड़ा वहां से चुनाव? नहीं लड़ा तो वही, फिर 10-12 दिन वो साहब रहे जिनको टिकट मिला था। फिर 12 दिन के बाद अखिलेश जी ने मुझसे कहा था चुनाव तो आप ही लड़ेंगे। मतलब फिर आपको दिया? हाँ, अखिलेश जी बहुत चाह रहे थे कि फिर हमको दिया और फिर हम लड़े। फिर हमें भाजपा के बजाय अपने लोगों से भी लड़ना पड़ गया। तो बहुत थोड़े से मार्जिन से मैं रह गया और जब मैं रह गया तो फिर मैंने कोई मतलब हताशा नहीं हुई मेरे अंदर। मैंने अगले चुनाव तक का इंतज़ार किया, 2017 का। 2017 में जब चुनाव का समय आया तो अनफॉर्चुनेटली वो टिकट हमें नहीं हुआ। वो टिकट बहुत बड़ी जगह चला गया। कहाँ चला गया था? अतीक अहमद को टिकट चला गया था? और वो अतीक साहब को चला गया था टिकट। अतीक अहमद जिनकी हत्या हुई है, अतीक अहमद, वही अतीक अहमद को टिकट दिया गया था। तो वो आपकी विधानसभा से कानपुर से चुनाव लड़े थे? लड़े नहीं थे, वो टिकट उनको मिला। और इत्तेफाक से शहर समाजवादी पार्टी के वो लोग जो कभी टिकट मांग रहे थे काइंड से, या मतलब और बहुत से लोग मांग रहे थे, वो सारे लोग उनके स्टेज पे चले गए, उनके साथ चले गए। तो अतीक भाई ने हमको 2-3 बार फ़ोन किया कि भाई पूरा शहर आ चुका है आपका, आप ही नहीं आए, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं जब मेरे नेता मुझे डायरेक्शन देंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो फिर एक दिन फ़ोन उन्हीं का आया मेरे पास, अतीक साहब का। चले मैं छोड़ रहा हूँ इसको। क्यों? हमें लगता है उन्हें मालूम हो गया होगा। नहीं, अतीक अहमद किसको वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे? खुद लड़ना चाहते थे? खुद टिकट था ना उनका, खुद लड़ना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के सिंबल से। जी। तो उन्हें उसको फिर कहा मैं छोड़ रहा हूँ, खुद छोड़ा या पार्टी ने कहा या जो भी डायरेक्शन हुआ, फिर पार्टी ने हमको अपना उम्मीदवार बना दिया। सर, तो फिर अतीक अहमद ने आपको फ़ोन किया, क्या कहा उन्होंने? अतीक अहमद, अतीक भाई की वे ऑफ टॉकिंग बड़ी ठीक ठाक थी, बड़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझसे कहा
2 बार उनका फ़ोन आया, तीसरा फ़ोन उनका जब आया उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इसको छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ छोड़ के। अब उन्हें जो भी लगा हो, टिकट कटा नहीं था, उन्होंने खुद ये बात कही। अतीक अहमद ने टिकट छोड़ा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरे दिन फिर सब न्यूज़ फ्लैश हो गई कि अतीक साहब अब मैं यहाँ नहीं चुनाव लड़ेंगे, फिर उनकी जगह मेरा फिर से हुआ। ये 2012 के चुनाव में नहीं, हुआ? ये 2017 में 17 के चुनाव में हुआ। हमें टिकट मिल गया। फिर कांग्रेस से गठबंधन तो था उस वक्त कानपुर की एक सीट आर नगर और एक में गठबंधन हुआ था कांग्रेस से। हाँ, कैंट मतलब आर नगर में कैंडिडेट कांग्रेस का लड़ता, सिंबल कांग्रेस का लड़ता, कैंडिडेट कोई भी होता। और समाजवादी पार्टी को ये सीट कैंट की गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे हो गई थी। लेकिन कुछ हमारे साथी जो थे, हमारे साथी विधायक, उन्होंने शायद पार्टी से मांग की कि हमको ही रहने दिया जाए सपा का। तो नेता अखिलेश जी ने मुझको कहा कि भाई कुछ पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं और आप जो है कांग्रेस के सिंबल से लड़िए। फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे प्रपोजल दिया, कहने जो हमारे लोग हैं हम उनको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सुहेल वहीद अंसारी हुए विधायक वहाँ से तो 17 में। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने मुझसे जब कहा तो मैंने कहा सर मैं सपा ही से लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी फीलिंग समझी होगी, तो उन्होंने कोशिश की होगी। आखिरी में कोशिश सफल जब नहीं हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। मैंने ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ से कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस वहाँ से 81,000 वोट पाके 8,000 से बीजेपी से जीत गई। और उसके बाद फिर मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ज़मीन को मजबूत करते हुए 2017 से 22 तक ज़मीन पे लगा रहा। पार्टी के पास जो भी फीडबैक गया, पार्टी ने फिर हमको अपना उम्मीदवार बना दिया। 22 में फिर विधायक बने आप? फिर हम विधायक बने और पार्टी की वजह से आज हम आपके सामने विधायक की हैसियत से बैठे हैं। और अच्छी बात यह है कि जितना वोट कांग्रेस को मिला था 81,000, उतने ही वोट से वो मुझसे हारे भी। 81,000 वोट से हारे। उनको कितना मिला सुहेल वहीद साहब को? 81,000 मिला था और जब हारे तो उनको 12.5 पौने 13,000 वोट मिला। अच्छा, 12.5 पौने 13,000। फिर वो तो 81,000 से पौने 13,000 पे आ गए। जी, तो ये हमारी पार्टी की जो पॉलिसीज़ थी, अखिलेश जी की जो एक वेव थी और थोड़ा बहुत हमारी जो वर्किंग थी, सब मिला के एक क्लब हुआ। और उस क्लब से ये फ़ायदा हुआ कि पार्टी को एक अच्छा जनाधार मिला और अच्छे वोटों से आज विधायक की हैसियत से अखिलेश जी की वजह से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है। एक बड़ा दिलचस्प नाम बीच में आ गया, अतीक अहमद का। अतीक अहमद से फिर आपके संबंध रहे कि नहीं रहे? देखिए, मैंने कभी अतीक साहब से मुलाकात नहीं की, लेकिन 2-3 फ़ोन जब उनके आए तो ऐसा लगा कि बातचीत का तरीका उनका बहुत सोबर था। उन्होंने बातचीत का लहजा उनका अच्छा था। और उन्होंने यही कहा कि भाई तुम 12 में इलेक्शन कैसे हार गए थे, तुम एक बार हमें बुला लेते, हम आ जाते, तुम 12 में एमएलए बन जाते। तो मैंने कहा मेरी पहुंच नहीं थी आप तक के, इसलिए नहीं बुला पाए। इतनी 2-3 फ़ोन पे इतनी सी बात मेरी उनसे हुई थी। और उसके बाद फिर वो चले गए छोड़ के कानपुर कैंट को। अच्छा। और फिर वो पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। और उस वक्त हमारी पार्टी ने फिर हमसे कहा कि भाई आप छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर मेहनत करता रहा। 22 में पार्टी ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद हमें हमारे यहाँ जो माहौल था उस माहौल का फ़ायदा हुआ, जीते। काफ़ी उठा पटक राजनीति में आपने देखी, टिकट करा, टिकट जुड़ा, फिर कटा, फिर जुड़ा। जो अभी उपचुनाव हुआ था नसीम सोलंकी वाला, उसमें भी आपने बहुत मेहनत की और दिलो जान से दिन रात लगे रहे। क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इस चुनाव में? देखिए, इस बार का जो चुनाव था ये पूरे प्रदेश ने देखा कि चुनाव कैंडिडेट से ज़्यादा लोकल प्रशासन और सत्ता लड़ रही थी। और ऐसा टेरर था, ऐसा दबाव था कि वर्कर जो है वो डर के मारे, समाजवादी पार्टी का वर्कर हो के भी समाजवादी पार्टी के कैंप में नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो हम लोग, हमारे कानपुर के जो लोग नेता थे, साथी हमारे, हम लोग ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि हम लोग 2 विधायक हैं, दोनों विधायक अगर सड़कों पे एक वर्कर की तरह चुनाव लड़ेंगे। जैसे वर्कर दरी बिछाता है, हम दरी बिछाएंगे, हम स्टेज लगाएंगे। एक हलीम कॉलेज में एक पहली नुक्कड़ सभा हम लोगों ने रखी थी, मुस्लिम इलाका था, तो वहाँ पर स्टेज लगाना और ये सब करने का ज़िम्मा हमारा था। तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पहुँचा
स्टेज के लिए, तो जो किराए पे लोग लाते हैं सामान, हम डर के मारे वो सामान रख के चले गए थे। फिर उनको फ़ोन करके बुलाया तो 1-2 वर्कर हमारे साथ थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ तो जो वो थे वो भी गायब हो गए। फिर मगर मैं डटा रहा। फिर आपने तो नहीं लगाया कि नहीं, फिर हमने बल्ली नहीं, मेज़ खोलना शुरू की। तो वर्करों आपने खुद? हाँ, खुद की। हमने मेज़ खोलना शुरू की, जो मेरे अपना स्टाफ था उन्होंने मेज़ेस बिछाना शुरू की। फिर ये देख के धीमे धीमे फिर वो जो फ्लैग मार्च करने जो पुलिस आई थी वो खड़ी रही और मैं काम करता रहा। उन्होंने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो अपना खड़े रहे और हम अपना काम करते रहे। तो ये सब सीन देख के वर्करों में ये लगा कि जब विधायक जी काम कर रहे हैं तो वर्कर फिर 1, 2, 3, 4 करके आए। और वो मीटिंग जो थी वो ऐसी मीटिंग हुई, शिवपाल जी उसमें आए थे। और फिर उसमें जो वो सफलता मिली मीटिंग की, उसमें जो हमारी उम्मीदवार थी वहाँ किसी समूह की, उनका जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई उसको पब्लिक ने बड़ा हम्बली लिया। और उसको लेने के बाद फिर एक शुरुआत हुई अच्छी। लेकिन हमारे यहाँ के वर्करों में तमाम तरीके का दबाव बनाया जाता रहा। किसी का बिजली काट देना, किसी का मकान सील कर देना, ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन हमें ऐसा लगा कि क्या चुनाव तक अगर ऐसी चलेगा तो कैसे वोट पड़ेगा। लेकिन वर्करों में धीमे धीमे हम लोग सड़क पे खड़े होकर माइक लेके अपने हाथ से माइक से चिल्ला के नारे लगा रहे हैं। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ा कि स्ट्रेटजी थी वर्करों के अंदर बूस्ट पैदा करना, एक जोश पैदा करना। तो वर्करों को लगा कि जब विधायक लोग नारे लगा रहे हैं, विधायक लोग जिंदाबाद कह रहे हैं, जो कम होता है ऐसा। तो हम लोग की ये स्ट्रेटजी जो है सड़क पर काम आई और हम लोग ने वर्करों में एक जान फूकी और वर्कर फिर हम लोग के साथ जुटा। और फिर पूरे प्रदेश से अपना काम करने के लिए वर्कर आते रहे और फिर धीमे धीमे लोग माहौल बना। और इलेक्शन के दिन तो ये हाल था कि वोटर दौड़ दौड़ के वोट डालने के लिए आ रहा था। वोटर अपने घर से और ख़ास तौर से लेडी वोटर ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि महिला उम्मीदवार थी ये। और 2-2.5 साल उनके पति जेल में थे। तो उनकी एक औरतों में एक ऐसी एक वो बन गई, चाहत बन गई, सिंपैथी बन गई कि औरतों को लगा कि हमको आज अपनी बहन को साथ देना चाहिए। उन्होंने आके ज़्यादा वोट डाला और इसमें जात धर्म से वो हट के सब ने वोट डाला। ठीक बात है। एक बात ये थी कि ये देखा गया कि हर चुनाव में हर जगह गुटबाजी का रहता है, लेकिन उपचुनाव में भी गुटबाजी आपके यहाँ कानपुर में देखने को मिली। सुना है कि आप ही के कुछ नेता कानपुर के जिला अध्यक्ष वगैरह आपको नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, फूटी आंख नहीं बहाते हैं। आप ऐसा क्या किया उनके साथ कि आपको फूटी आंख आपको पसंद नहीं करते देखना? देखिए, ये उनकी सोच है। और मैंने आपसे पहले कहा कि हर ज़िले में, हर पार्टी में जब कोई पार्टी किसी को उम्मीदवार बना देती है, MLC बना देती है, किसी को टिकट दे देती है, तो जो और वर्कर होते हैं वो सोचते हैं कि इसको क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला। हम जो ये कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन पार्टी का जो पैरामीटर होता है उसमें जो खरा उतरता है उसको पार्टी टिकट देती है, उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। लेकिन कुछ लोग किसी की लेग पुलिंग करके, किसी की अपनी निगेटिव अप्रोच से किसी की इमेज को डाउन करके खुद आगे आना चाहते हैं। ख़ास तौर से मेरे साथ तो ये 2010 से ये सिलसिला चलता आ रहा। तो इन सबसे मुझे लड़ने का तो 2 जगह लड़ना पड़ता है आपको? कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये मुझे और मजबूत करते हैं लोग। मुझे जब इस तरीके से ये हिलाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी फील्ड को और मजबूत करूँ, इनकी तरफ ना देखूँ, ये मेरी तरफ देखें। जब ये मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे अपनी पब्लिक को देखना पड़ेगा और मैं अपनी पब्लिक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि ये ऐसा करते रहेंगे तो मैं और मजबूत होता रहूँगा। एक चीज़ और थी कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था और पता ये चला है कि वो आपके संगठन के लोगों ने ही, आपके ज़िला अध्यक्ष ने ही वायरल कराया, जिसमें अखिलेश जी ने आपको कुर्सी से हटा दिया, बगल से पीछे भेज दिया। और उसमें चल रहा था कि ये देखिए, ये है मुसलमानों की औकात, मुसलमानों की हैसियत, मुसलमान की कितनी बेइज्जती हो गई, मुसलमान विधायक को बैठाला नहीं बगल में। ये सारी की सारी चीज़ें लिख के वो चल रही हैं और इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, जिला अध्यक्ष का। ये चीज़ें आम चर्चा में हैं कानपुर में और यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अखिलेश जी जैसा नेता देश में जिस पार्टी में होगा तो हमारे जैसे छोटे से वर्कर को ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठा देगा। जिस पार्टी के नेता अखिलेश जी होंगे तो मुझे इन सब चीज़, इस तरह की वीडियो से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे नेता ने, क्योंकि उसमें गलती मेरी थी, मुझे वहाँ बैठना नहीं चाहिए था और मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाया
कि जिसके यहाँ का प्रोग्राम है वो आने वाले हैं, और जब मैं एंटिसिपेट जब तक कर पाता वो आ गए और उस टाइम में बैठ गया। तो हमारे नेता का कोई इंटेंशन ये था ही नहीं कि मेरी बेइज्जती करें। उन्हें एक नॉर्मल कहा, उन्होंने कहा कि विधायक जी आप इधर बैठ जाइए तो और कंफर्ट रहेंगे आप। एक नॉर्मल बात थी, और सामने प्रेस वाले बैठे थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो प्रेस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दूसरे दिन छपता। लेकिन जो भी आपने बात कही, उन लोग, मैं तो उनको ये कहूँगा कि उन लोगों ने इस बात को एक ऐसा कट एंड पेस्ट करके वीडियो बना के दूसरे दिन ये पब्लिक में, उनका मतलब क्या, उनका सिर्फ मतलब ये है कि इनकी पार्टी के नेता से, पार्टी नेता इनसे नाराज़ हैं। एक पब्लिक में ये मैसेज दें तो पब्लिक भी नाराज़ हो जाए। मतलब कहना भाई जाहिर है कि अगर हमारा नेता हमसे नाराज़ होगा तो पब्लिक भी नाराज़ होगी। ये उनके दिमाग में ये एक फ्रेम की बात। तो उन्होंने एक साजिश के तहत उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमारी अकेले वीडियो होती तो भले आप चला देते। जिस वीडियो में हमारे नेता अगर हमारे साथ खड़े हैं, वो कुछ भी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, उस वीडियो को अगर वो चला रहे हैं तो ये उनकी, मैं समझता हूँ, अपरिपक्वता है। वो कंप्लीट परिपक्व लोग नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया। और मुझे लगता है कि ये ऐसा करना नहीं चाहिए उन्हें। पार्टी को भाई अगर आपको पर्टिकुलर हमसे कोई जलन है, कोई हसद है या कोई इस तरह की बात है तो इंडिविजुअल आप, अगर मैं अकेला होता तो आप कर लेते, जिसमें हमारे नेता शामिल हैं। अरे भाई उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमें अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, उन्हीं की बदौलत मैं विधायक बना हूँ। मैं तो एक बहुत मीडियम क्लास का घर का आदमी हूँ। मैंने मेरे जैसे लोग अगर देखते हैं मुझको, बहुत से लोग मेरी बराबर के देखते हैं कि जब ये बन सकते हैं मेले तो मैं भी इन्हीं के बराबर हूँ, मैं भी बन जाऊँगा। लेकिन वो लोग वो काम नहीं करते जो मैं सेक्रीफाइस करके आया। मेरी रेगुलर प्रैक्टिस, चैम्बर, मैंने सब रिलिंक्विश किया, मैंने सब त्यागा। कचहरी में 2010 से मैंने कचहरी के चैम्बर में ताला लगा दिया, जूनियर लोग बैठते हैं उधर, झांक के नहीं। अच्छा, आपका नाम तो बड़े वकीलों में वहाँ पे अब शुमार किया जाने लगा था धीरे धीरे, एकदम से दुकान बंद कर दिया आपने अपनी। देखिए ऐसा होता है कि दो चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते। आप एक ही काम एक साथ कर सकते हैं। तो जाहिर है कि मैं अगर कचहरी में बैठता तो मैं अपनी पार्टी को टाइम नहीं दे पाता, और अपनी पार्टी को टाइम नहीं दे पाता तो मेरी पार्टी मुझे क्यों देखती, मेरी तरह और भी वर्कर हैं। तो हम लोग पार्टी के वो सिपाही हैं जो, अब हमारी ज़िंदगी तो पूरी वक्फ हो ही चुकी है पार्टी के नाम, और हमने अपनी जो हमारा रेगुलर प्रोफेशन था, जब हमने उसको त्याग दिया और हमने अपनी पार्टी के झंडे को लेकर ज़िंदगी भर चलने का फ़ैसला कर लिया, तो उसका हमें इनाम भी मिल गया। और हमें लगता है कि हमने जो कुछ किया वो सही किया, समाज की सेवा के लिए। ये मेरा शौक़ था, मेरा एक पैशन था कि मैंने आपसे बताया कि स्टूडेंट लाइफ से मैं कभी रोटरी के, कभी रोटराइट के, कभी लॉयंस के बैनर पे आकर समाज सेवा करने का शौक़ पाला और उसमें पूरा किया। अब उसी में जो समाज सेवा का शौक़ था, उसी में फिर हम अपने क्राइस्ट कॉलेज में पहुँचे, वहाँ हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। फिर ये लगा कि फिर उसी के आगे एक दफ़ा हमारी नेताजी से मुलाकात हो गई। तो जब मुलाकात हो जाती तो एक एनर्जी आ जाती है। ऐसे नेता, अखिलेश जी से आप मिल लीजिए, आप फिर कहेंगे कि हमें दूसरा कोई नेता ही नहीं पसंद है। वो डायनेमिक, वो डैशिंग, वो हम्बलनेस जो उनके अंदर है, शायद देश के किसी नेता के अंदर हो। एक दिन में हज़ारों लोग से मिलते हैं, किसी को मायूस नहीं करते हैं। कोई आदमी उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए इतनी बड़ी होड़ में रहता है कि शाहरुख खान फेल हो जाएं। शाहरुख खान और अखिलेश जी को खड़ा कर दीजिए आप, तो अखिलेश जी के साथ फ़ोटो खिंचाने वाले ज़्यादा आएंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। तो ऐसे नेता का मैं सिपाही हूँ, और निश्चित रूप में तो जो हमारे साथ अगर पार्टी में जो कुछ होता है वो मेरी मेहनत और मेरी तरक्की को देख के, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, अभी आप जब अपने किसी भी फील्ड में हो और आप सबसे आगे बढ़ जाएं तो आपके कंपटीटर बहुत बढ़ जाएंगे। तो उससे अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप में आप वहीं उलझ जाएंगे। मुझे तो अपनी ज़मीन को मजबूत करना, और मैं मजबूत करता हूँ। मैं अपने उन लोग को जो मतलब मुझे चैलेंज करते हैं, मेरे साथ साजिश करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। वो और साजिश करेंगे, मैं और मजबूत होऊंगा। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ विवाद हुआ था मस्जिद को लेकर कानपुर में, लोगों ने आपको घेर लिया था और कुछ डिमांड्स हुई थी। कोई डिमांड नहीं थी। मस्जिद के सामने एक सीवर लाइन का इंस्पेक्शन में करने गया, और वहाँ पे फिर वही लोगों ने अपना एक आदमी भेजा, पार्टी का आदमी भेजा। पब्लिक कोई मतलब नहीं, पब्लिक मेरे साथ खड़ी थी। पार्टी का आदमी भेजा, और पार्टी का आदमी मुझसे सवाल करने लगा पब्लिक के बीच में,
और थोड़ा सवाल करने का जो तरीका था वो उनका एरोगेंट था, उनका तरीका ठीक नहीं था। जो पार्टी का आदमी होता है, संगठन का आदमी होता है, और अगर वो ऐसा काम करे और संगठन का मुखिया उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन करा रहा है। बस इतनी सी बात मैं कहूँगा। हमसे सवाल किया लोगों ने, तो हमने कहा इसमें तो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। जो पार्टी का लोकल यूनिट होता है, अगर कोई ऐसा काम करे, तो मैंने देखा कि उनका भी वर्जन लिया गया, तो उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं। तो वो मैं उनसे क्या कहूँ, मुझे मालूम है कि डायरेक्शन वहीं का है, तो मैं क्या कहूँगा उनसे। जो मौजूदा राजनीति चल रही है देश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो मौजूदा राजनीति चल रही है इसमें तो एक तरीके से जो जितना बड़ा लीडर है और जितने मतलब ऐसे डायलॉग बोल दे जो एक समाज को टारगेट करे, तो वो इस वक्त तो सत्ता को हासिल करने के लिए समाज के ताने बाने को तोड़ने का जो सिस्टम है वो चल रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन तो ये होती है, हम जब सियासत में आए तो मैंने पहले पूछा ये सियासत की परिभाषा क्या होती है अपने गुरुओं से, अपने उस्तादों से। तो एक मुस्लिम थे, वो विद्वान थे, उन्होंने कहा सियासत की जो डेफिनेशन होती है बेहतर तरीके से किसी निज़ाम को चलाना। तो हमने उनसे पूछा ये बेहतर तरीका कौन सा होता है? तो उन्होंने कहा बेहतर तरीका ये हो, किसी यूनिट में आप हैं, कोई 100 लोग बैठे हैं वहाँ पे, और उन 100 लोगों को किसी मैनेजर को बता दिया गया कि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन कराना है, तो सबको आपको सामंजस्य बनाना और सबको उनकी जिम्मेदारी है उस पर उनको खरा उतारने के लिए। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको भी अप्रिशिएट करना है, कोई अच्छा कर रहा तो उसको भी इंसेंटिव देना है। तो ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। और पॉलिटिक्स अब जो हो गई है वो बदतर तरीके से निज़ाम को चलाने की हो गई, इसकी डेफिनेशन पलट गई है। तो जो अभी आपने सवाल किया कि वो मौजूदा हालात देश के कहाँ जा रहे हैं, तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अभी जो 2 दिन 3 दिन पहले जो देश के अंदर, हाँ, उस पे आ रहे थे, ये पहलगाम की जो घटना हुई है, जी, आतंकी हमला हुआ और वहाँ पे कई लोग मारे गए, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो समाज में बंटवारा देखा जा रहा है। देखिए, जो हमारे जो भी भारत सरकार है, प्रदेश सरकार है, कश्मीर की सरकार है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मोर देन 50% पार्ट कश्मीर की सिक्योरिटी और कश्मीर को बेहतर तरीके से वहाँ के निज़ाम को बनाने के लिए हमें लगता है वहाँ जाता है। जो अभी हालात गुजरे हैं, जिस तरीके से जो काम हुआ इतना निंदनीय है, उसके तो जितने भी लफ्ज़ों में कहा जाए उसकी निंदा कम है। जिन लोगों ने ये काम किया, मेरा तो कहना है कि ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़े होके एक रस्सी में बांध के उनको गोली चला देना चाहिए। जिन 4 5 7 जो लोगों ने किया और जो जिन्होंने इसमें शरण दी है, उनके साथ भी यही कृत होना चाहिए। अब देखिए, जहाँ पे मैं तो पिछले साल कश्मीर गया था, और जब मैं पिछले साल कश्मीर गया तो मुझे लगा कि कश्मीर में जगह जगह पे मिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, और ये जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे हादसा हो गया। जिसने ये काम किया उसको इतना टाइम मिल गया कि वो किसी से कह रहा कलमा पढ़ो, किसी से कह रहा पैंट उतारो, किसी से कह रहा कि मतलब नाम पूछ रहा है। उसके बाद किसी भी पुलिस फोर्स का, किसी भी मिलिट्री का उसको डर ही नहीं था वहाँ पे। क्या वहाँ पे बिल्कुल फ्री जोन था। हमें अच्छा लगा अभी आज हमने देखा कि भारत सरकार ने चूक को एक्सेप्ट किया, समाचार पत्रों के माध्यम से ये अभी मैंने देखा। तो ये भविष्य में ऐसा ना हो, हमारे देश की सरकार को जब धारा 370 का इम्प्लीमेंटेशन आप करा रहे हो तो जब ही होगा जब ईमानदाराना तरीके से, जब बहुत विजिलेंसी से आप वहाँ पे कश्मीर के वासियों को, कश्मीर के टूरिज़्म को, जो देश के कोने कोने से वहाँ लोग जाते हैं। अब एक सोशल मीडिया में नई वार छिड़ गई है। ये जिम्मेदारी हमारे देश के नेताओं की है कि जो वार छिड़ गई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी कल एक सोशल मीडिया में एक आगरा का एक वो आया सामने, वो तमंचे लगाए है, वो अपने तमाम हथियार लगाए हुए, उसने बड़े वल्गर तरीके से कहा कि आगरा ताजमहल में मैंने 2 मुसलमानों को वल्गरिटी से कहा कि मैं मार आया हूँ। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सब समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है।
ये जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत सरकार को ऐसे लोगों पे विराम लगाना चाहिए जहाँ पर एक तरफ इन आतंकवादियों ने धर्म और जात के नाम पर किसी को मारा, किसी को शहीद किया, वहीं दूसरी तरफ वहीं के हमारे सनातनी लोग, हिंदू भाई, उन लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको बचाया। तो ऐसी समाचारों को हम तो मीडिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, अभी हमने देखा एक जम्मू कश्मीर में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक कोई जर्नलिस्ट थी, लेडी जर्नलिस्ट थी, उनको तमाम मॉब ये घेरे हुए थे और कोई ये कह रहा था कि जब पॉजिटिव बात उधर से आ रही थी तो कैमरा घुमा दिया गया, साउंड को म्यूट कर दिया गया, तो उनको ट्रोल किया गया। तो मैं समझता हूँ देश हित में ये बात नहीं है। पॉजिटिव समाचार को दिखाना, और अगर कोई बांटने वाली खबरें सोशल मीडिया में ज़्यादा आ रही हैं तो देश में इसका नुकसान, जब हमारे आपस में ऐसे वैमनस्यता फैलेगी, भले आप सत्ता हासिल कर लो लेकिन देश इससे तरक्की नहीं करेगा। और देश की सरकार को, भारत की सरकार को ऐसे सोशल मीडिया पे इस तरह के जो भी अपने वीडियो लोड करते हैं उनको फ़ौरन चिन्हित करके उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन्होंने ये कृत्य किया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको तो एक चौराहे पे खड़ा करके रस्सी से एक बांध कर एक साथ गोली एक दूसरे को मारे, तो ये तब इसकी भरपाई होगी, तब दूसरा आदमी ज़िंदगी में ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। आपका पीडीए चल रहा है, अखिलेश जी चला रहे हैं, अपर कास्ट की बातें जो है वो, चाहे वो करणी सेना हो या दूसरे समाज के लोग हों, उनको आप लोग भी तो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए जिस तरीके से मजबूती से धरातल पर ला रहे हैं, और पीडीए ने जिस तरीके से 2024 में समाजवादी पार्टी को 37 सीट जिताकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, अब जो सामने वाले कंपटीटर हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनको लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, जो सेकुलर सोच के हैं, जिनको हमने अपनी गलत नारे को नैरेटिव बना कर बांटने का जो काम किया है, उसमें तो ये हमें लगता है कि ये रायता फैल जाएगा। तो अखिलेश जी का जो एक मैसेज है वो ज़मीन पर जा रहा है, और ऐसे लोग जिनको पार्टियों ने, जिनका वोट तो लिया है लेकिन उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं। अब बात आई संविधान की, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो करणी सेना के तमाम लोगों ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जिस तरह के जो बयानात दिए हैं, ये कोई सब समाज की निशानी नहीं है कि हम गोली मार देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है और इसके लिए आंखें बंद क्यों हैं? सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकारें, सत्ता आती है जाती है, समाज के अंदर इस तरह के मैसेज अच्छी बात नहीं है। और अपर कास्ट को हम जो पीडीए हमारा है, आपको एक बात ये भी क्लियर कर दे, पीडीए जो हमारा मजबूत होगा तो उसमें जो लीडरशिप हम अपर कास्ट की है, हम अगर अपर कास्ट हमें वोट कम दे रहा है लेकिन हम लीडर तो उनको तब भी बना रहे हैं। हमारी पार्टी में तमाम ब्राह्मण हैं, तमाम ठाकुर हैं, उनको हमारे नेता उनको टिकट देते हैं, पीडीए उनको वोट दे के विधायक सांसद बनाता है। कितने ऐसे सांसद हैं जो अपर कास्ट के भी हैं और पीडीए के भी हैं। पीडीए वोट इकट्ठा करता है, अखिलेश जी जिसको टिकट देते हैं पीडीए उसको वोट देता है, वो लीडर बनता है। तो पीडीए तो हर उस आदमी के फ़ायदेमंद है जो आधी आबादी भी है ऐसे, और जो डिस्कार्डेड अपर कास्ट है वो भी हैं, और पिछड़ा दलित माइनॉरिटी तो है ही है। तो पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पीडीए अपर कास्ट के ख़िलाफ़ है, पीडीए अपर कास्ट को लीडरशिप दे रहा है। जो सेकुलर विचारधारा के पीडीए के लीडर हैं, जो लीडर समाजवादी पार्टी में है, सेकुलर विचारधारा के हैं, जो उनको हमारी पार्टी टिकट देती है और पीडीए उनको वोट देता है, वो सांसद, विधायक, मंत्री बनते हैं। और चूँकि उनकी विचारधारा पीडीए से है, पीडीए का मतलब ये है कि हम संविधान को भी बचाएं मिलके, हम अपने उन अधिकारों को भी बचाएं जिसमें हमारा आरक्षण ना छीने हमसे, हमारे संविधान में किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। तो हम लोग जब संविधान की बात करते हैं तो जब ये करणी सेना वाले जो कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ कर रहे हैं ना। हमने अगर कहा कि संविधान खतरे में है तो ऐसे थोड़ी कहा, आपके सामने पूरे देश ने देखा कि संविधान की धज्जियाँ ऐसे लोग उड़ा रहे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो गठन किया, इसमें देश की तमाम पार्टियों ने जो सेकुलर विचारधारा की हैं, चाहे वो साउथ की हों, चाहे नॉर्थ की हों, चाहे ईस्ट की हों, चाहे उड़ीसा की हों, सब ने उनको फॉलो किया और सब उनको बुला के सम्मान दे रहे हैं और पीडीए के एक बड़े नेता बन के देश में उभरे हैं। 27 में सरकार बना रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप में, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 100% आदरणीय अखिलेश यादव जी
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं, देश के पिछड़ों के एक बड़े लीडर की हैसियत से उनकी जो एक इमेज डेवलप हुई है, आप वो भी दिन दूर नहीं होगा कि देश की राजधानी भी, देश की बड़ी लीडरशिप हिंदुस्तान की जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स है, बिना अखिलेश जी के वो अधूरी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रूमी साहब को आपने सुना, तमाम ज़मीनी मुद्दों पर भी बात हुई और साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की और कहा कि 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।